So hello everyone, I welcome you all to the today's Hindus analysis. We will try to cover all the relevant topics within 15 minutes. So without wasting our time, let's get started. So our first topic is taken from page 4 which is relevant for GS paper 2. तो हमारा ये आर्टिकल NHRC से रिलेटेड है विच मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा रिलेवेंट डेटा नहीं है बट फिर भी हम लोग NHRC को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसे बनाया गया था प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन राइट और इसकी डेट थी अराउंड 1993, ठीक है। बट इसे अमेंड किया गया था 2019 में। अब हम लोग इसके कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। इसमें हुआ क्या था, पहले हमारे जो चेयरपर्सन थे वो रिटायर्ड CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे। बट आफ्टर द अमेंडमेंट अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी ये अथॉरिटी थी कि वो भी इस NHRC के चेयरमैन बन सकते थे। अब इसके ओवरऑल मेंबर्स को देखा जाए, एक चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में से एक वुमेन का होना जरूरी है, प्लस 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। अब ये एक्स ऑफिसो मेंबर्स कौन बन सकते हैं, तो इसमें आते हैं नेशनल चेयरपर्सन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ST SC, फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास, प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन ऑन विद डिसेबिलिटीज। तो इन सभी नेशनल चेयरमैन्स को अथॉरिटी है कि वो इन 7 पोजीशन को फिल कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हमें कुछ इतने ही फैक्ट जानने थे। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में बनी थी। इसमें अमेंडमेंट 2019 में की गई थी। अब इसके पूरे ओवरऑल मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें एक चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स जिसमें से एक वुमेन कंपलसरी है, प्लस 7 डिमेंड मेंबर्स भी होते हैं। अब वो डिमेंड मेंबर्स कहाँ से होते हैं, ये है हमारी वो पूरी 7 लिस्ट, जिसमें SC ST वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस या फिर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट या फिर लास्टली चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इस आर्टिकल को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगले आर्टिकल हम लोगों ने लिया है पेज 6 से। तो बेसिकली ये एक पिक्चर था, इसमें कुछ टर्म हमें जानना है जैसे कि समबर डियर। तो अगर समबर डियर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो इसे उड़ीसा के स्टेट एनिमल बनाया गया है। अगर इसके करंट स्टेटस की बात किया जाए कि अगर ये इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, तो इसकी करंट IUNC स्टेटस है वल्नरेबल, तो इसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये जनरली अकेले रहते हैं, सॉलिटरी। अब ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, सदर्न चाइना या फिर सदर्न एशिया में ये देखे जाते हैं। तो समबर डियर के बारे में हमें कुछ इतना ही जानना था। ये रही उनकी कुछ पिक्चर्स। अब इसी पिक्चर के नीचे हमें एक और टर्म मिलता है जो कि है मधुमलई टाइगर रिजर्व। तो अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये एक ट्राई जंक्शन में पाई जाती है, जो कि ट्राई जंक्शन का मीनिंग ये हुआ कि ये 3 स्टेट के बीचों बीच पाई जाती है। नॉट एग्जैक्टली बीचों बीच, मतलब ये तीनों स्टेट के जंक्शन, मतलब जहाँ तीनों स्टेट मिलते हैं वहां पाई जाती है। और ये 3 स्टेट कौन कौन से हैं, KKT यानी कि केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। अगर इस रिजर्व की बात की जाए तो इसके यहाँ पे कुछ ग्रासेस पाई जाती है जैसे कि एलिफेंट ग्रास एंड बैम्बू। और अगर यहाँ के एनिमल की बात किया जाए तो यहाँ एलिफेंट, डियर, स्क्वायरल और ऑफकोर्स टाइगर तो पाए जाते हैं, और डियर भी हम लोगों ने बात करी ली। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो इस रिजर्व में जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार मैप में हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने अपने सेकेंड आर्टिकल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मूविंग फॉरवर्ड हम चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि है मणिपुर से रिलेटेड। अब हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है इंडिया के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ ना कुछ होती रहती है। कई बार चाइना का इन्वेजन, चाइना क्लेम करता है कि आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा उनका है। कई बार म्यांमार से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ जाती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों से झेलता ही रहता है। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कुछ महीनों से न्यूज़ में भी है। क्यों? इसका मेन कंसर्न है मेटिस वर्सेस नागास कुलीज, मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी प्लेन में रहने वाले पॉपुलेशन से कुछ खास बन नहीं रही, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा मणिपुर।
मणिपुर की बात की जाए तो वहाँ प्लेन भी है और वहाँ हिल्स भी है। प्लेन की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 10% एरिया ही प्लेन के अंडर आता है, ठीक है। अब प्लेन में रहने वाले जनरली लोग हैं मेटिस, और हिली एरिया में रहने वाले हैं ट्राइबल्स। ट्राइबल्स में कई तरह के ट्राइबल्स हैं, फॉर एग्जांपल नागास, कुकीज, जूमी, ये सारे ट्राइबल्स मोस्टली हिली एरियाज में रहते हैं। ये ज़्यादा पॉपुलेटेड है, प्लेन्स वाला इलाका। अब हम लोग इसके डेप्थ में जाएं और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी देखने की कोशिश करें तो मोस्टली मेटिस आर हिंदूज और माइनर मुस्लिम्स है, बट मोस्टली ट्राइब्स आर क्रिश्चियन। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर इनकी सीट्स देखी जाए तो ऑलमोस्ट इस स्टेट से 60 एमएलएस चुने जाते हैं, जिसमें से मोस्टली 40 आते हैं मेटिस के साइड से और 10 एमएलएस आते हैं ट्राइबल साइड से। अब यहाँ ये थी हमारी बैकग्राउंड। अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों हुई? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट इसलिए हुई है क्योंकि मेटिस ने एसटी स्टेटस के लिए डिमांड किया है। मेटिस ने एससी स्टेटस के लिए डिमांड किया है। अब हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया कि आप मेटिस को एसटी का स्टेटस दे दो विद इन 4 वीक्स। अब यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है। अब कॉन्फ्लिक्ट भी डायरेक्ट ये रीजन से स्टार्ट नहीं हुई, ये एक मेजर पॉइंट था, इसे कह सकते हैं स्ट्राइकिंग पॉइंट। इससे पहले भी काफी प्रॉब्लम चली आ रही थी और इस डिसीजन के बाद अचानक से वो बूम हो गया। इसके पहले के रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट थोड़ी सी इंक्लाइन थी मेटिस की तरफ, जिसकी वजह से हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अब जैसा कि यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि मेटिस सीकिंग टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन विद मणिपुर। इसमें बताया जा रहा है कि मेटिस अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं मणिपुर रीजन में। गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्व फॉरेस्ट से ट्राइबल्स को हटाने का काम शुरू कर दिया। अब इसके वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अब ट्राइबल्स का ये कहना था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के भी खिलाफ है, क्योंकि बिना रिहैबिलिटेशन अब किसी को भी कहीं से एविक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि आप अगर इस फॉरेस्ट से कुछ ट्राइबल्स को निकाल रहे हैं तो उसे रहने के लिए एक अलग प्लेस मिलना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड, ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम जो चल रही थी पहले से। अब सेकंड प्रॉब्लम ये हुई कि वहां के गवर्नमेंट ने पॉपी कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को लगा कि ये हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। और थर्ड, उन्होंने गो टू हिल कैंपेन भी शुरू कर दिया था। अब आखिर में जब मेटिस को एसटी का रिजर्वेशन भी मिलने लगा तो ये एकदम से बूम कर गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि किसी ने हमारे 2000 वाले केस को, जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंड के रिलेटेड था, उसे इसमें क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें ये साफ कहा गया था कि किसी भी स्टेट को, किसी भी कोर्ट को या फिर किसी भी ट्राइब्यूनल को चेंज करने की मीन्स एससी या एसटी को शामिल नहीं किया जा सकता इनके द्वारा। ये पावर सीधा प्रेसिडेंट के हाथों में एग्जिस्ट करता है। अब वैसे ऐसा भी नहीं कि वो प्रेसिडेंट डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अगर इसके प्रोसेस को समझें, अब हमारे पास एक लिस्ट है एससी और एसटी की, और किसी भी कम्युनिटी को हमें उस लिस्ट में शामिल करना है तो सबसे पहले हमें एक बिल पास करवाना होगा पार्लियामेंट में। उसके बाद उसे प्रेसिडेंट खुद अप्रूव करेंगे तो ही किसी भी कम्युनिटी को एससी या एसटी के लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा 2000 वाले केस में साफ कहा गया था। अब दोनों कम्युनिटी एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि मेटिस एक डिफरेंट स्टेट चाहते हैं और ट्राइबल कम्युनिटी एक डिफरेंट स्टेट चाहते हैं। इसकी वजह से काफ़ी रिलोकेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि अमित शाह ने कुछ दिन पहले, हमारी ये न्यूज़ में भी आया था, कुछ दिन पहले अमित शाह ने इस प्लेस को विजिट किया है और कुछ स्टेप लिए हैं इससे रिलेटेड। अगर हम लोग पेपर की ओर चलें, अब हमारे होम मिनिस्टर सर ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी बैठाई जाएगी। एक 3 मेंबर कमेटी भी बैठाई गई है जो कि डिसाइड करेगी कि ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या रीज़न था इस कॉन्फ्लिक्ट का, इसे बहुत बारीकी से समझा जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। बट एक ऐसा इंसिडेंट जिसे वो लोग ऐसा ऐसे पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा ये था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को उन्होंने इस केस से हटा दिया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कहा कि वो काफ़ी इनएफेक्टिव है इसे कंट्रोल करने में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे डीजीपी जो है वो बिलोंग करते हैं नागास कम्युनिटी को या फिर ट्राइबल कम्युनिटी को। तो ये हो सकता है वो लोग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की और तरह ना ले। तो इस एडिटोरियल में यही बातें बताई गई थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हमारा अगला एडिटोरियल भी पेज 10 से लिया गया है, जो कि जीएस पेपर 2 के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात की है गर्ल्स न्यूट्रिशन, बेसिकली एडोलेंस गर्ल्स न्यूट्रिशन। अब एडोलेंस किसे हम लोग रिफर करेंगे? अकॉर्डिंग टू WHO एडोलेंस की एज हम लोग मान सकते हैं 10 to 19। अगर इसके बाद वाले एज की डेटा को देखें तो वो ऑलमोस्ट 6 मिलियन पाई गई है। ये एज ग्रुप बिटवीन 18 टू हम लोगों ने 35 ली है। तो ऑलमोस्ट 18 to 35 ईयर्स के लोग की पॉपुलेशन अराउंड 600 मिलियन है। यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन की बात की है, बेसिकली एडोलेंस गर्ल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल उठता है क्यों, आखिर क्यों ये न्यूट्रिशन की बात क्यों की जा रही है? तो सबसे पहला जवाब यही है कि क्यों नहीं। गर्ल भी इंडिया की इंटीग्रल पार्ट में आती है, तो उनका भी हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारा पहला जवाब है क्यों नहीं, क्योंकि वो भी हमारे इंटीग्रल पार्ट है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। सेकंड अगर बात की जाए तो एक अच्छा न्यूट्रिशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी बूस्ट होती है। अगर एक अच्छी मील दी जाए किसी भी बच्चे को तो उसका ब्रेन काफ़ी साफ हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है एकेडमिक वाइज। थर्ड रीज़न ये कहा जा सकता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। अब अगर कोई बच्चा या बच्ची बीमार पड़ती है तो बेसिकली खर्चा हमारी फैमिली को करना पड़ता है। अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा है तो एक बच्ची कई बार बीमार पड़ेगी, जिसकी वजह से फैमिली का काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ेगा और जिसकी वजह से वो विशियस लूप में फंस जाएंगे और जिसकी वजह से पॉवर्टी प्रिवेल कर सकती है हमारी सोसाइटी में। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बोल सकते हैं वो की है वर्क, पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर हम लोग उसे अच्छा न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे तो किसी भी वर्क प्लेस में, पॉलिटिक्स में, कम्युनिटी में हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फीमेल अच्छा परफॉर्म करेगी? तो एक अच्छा न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ डेटा की बात करूं जैसे कि NFHS4, बेसिकली ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, जो कि 2019 से 2021 में कंडक्ट की गई थी। अब इसके अनुसार 59.1%, ठीक है, 59.1% जो एडोलेंस गर्ल है वो सफ़र कर रही है एनोमिया से, जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर है। अब NFHS5 के तहत 41.9% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर अंडरवेट। तो ये दो डेटा बताती है कि एडोलेंस की कंडीशन काफ़ी ख़राब है हमारे इंडिया में। अब इसके लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भी स्टार्ट किया था। इस कार्यक्रम की बेस्ट बात की जाए, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान फैमिलीज और कम्युनिटी पे दिया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से समझें तो ये ऐसे एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। इसके लिए मेजर डिसीजन इसकी फैमिलीज या आसपास वाली कम्युनिटी ले लेती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिलीज और कम्युनिटी को एजुकेट करना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, जो कि लिया गया है पेज 11 से और रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 के लिए। अब ये प्रॉब्लम भी कई बार न्यूज़ में रहती है, गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स। अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अब हम लोग पहले इसकी बैकग्राउंड को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी स्टेट में तीन सबसे मेजर लेजिस्लेशन 3 स्टेट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। सबसे आगे हम लोग बोल सकते हैं गवर्नर, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और आखिरी में लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुई तो उसे गवर्नमेंट को, नॉट गवर्नमेंट, वहाँ के स्टेट के गवर्नर को अप्रूव करना होगा। अब ये अप्रूव करने के बाद ही वो बिल वैलिड होगी। अब सबसे पहले ये समझते हैं ये गवर्नर इस बिल के साथ कर क्या सकता है। सबसे पहले गवर्नमेंट इस बिल को असेंट कर सकता है या फिर विथहोल्ड कर सकता है या फिर उस बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। यानी कि अगर गवर्नर चाहते हैं कि इस बिल में कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उसे वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं या फिर उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए।
ठीक है। अगर वो बिल हाई कोर्ट के खिलाफ है या कुछ इस तरह के केसेस में वो रिजर्व भी करके रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 163 में लिखा ही नहीं गया है इसकी स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब इस आर्टिकल में बस इतना लिखा गया है कि गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल मस्ट रिप्लाई टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे गवर्नर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गई है कि वो उस बिल को एक इनडेफिनेट टाइम के लिए भी अपने पास रख सकता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो एज सून एज वर्ड काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस डोमेन में नहीं है, स्पीकर लोकसभा इलेक्शन, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि स्पीकर कई कई जगह पे कोई स्टेट में हमारे स्पीकर ही नहीं है, डिप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि जैसे ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली वर्किंग पोजीशन में आती है इतने दिनों के अंदर आपको एक स्पीकर अपॉइंट करना है। तो कई सारी स्टेट आज भी इससे सफर कर रही है। मनी बिल को गवर्नर वापस रिसेंट के लिए नहीं भेज सकता, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है। तो यहाँ इसमें अगर एक्सेप्शन लगाया जाता है, ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अमेंड कर दिया जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर एक फिक्स टाइम फ्रेम फिक्स कर दें, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बट मे बी इसके कुछ प्रोस भी हो सकते हैं, कॉन भी हो सकते हैं, बट इसे देखना होगा। तो ये थी हमारी आखिरी आर्टिकल। So if you like our initiative, do press the subscribe button. We will try to keep posting this Hindu analysis 15-minute deep dive every day. तो अब हम मिलते हैं कल की हिंदू एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय।